देश के सबसे बड़ी पार्टी का महाराष्ट्र के चुनाव का घोषणा पत्र बन रहा है। हम सबके लिए बड़े गर्व का विषय है। मित्रों, आज 10 नोव्हेंबरचा दिवस आहे आणि या 10 नोव्हेंबरच्या दिवशी आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत आज 10 नोव्हेंबरलाच अफजल खानाच्या सेनेला परास्त केलं होतं आणि अफजल खान को परास्त करने का, नेस्तनाबूद करने का जो मुहूर्त था वो भी 10 नवंबर ही था। और आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले, शिव शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करने वाले सारे नेता मंच पर उपस्थित है। और महाराष्ट्र के हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं अनुरोध करता हूं, उज्ज्वल इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत आज 10 नोव्हेंबरलाच अफजल खानाच्या सेनेला परास्त केलं होतं। अफजल खान को परास्त करने का, नेस्तनाबूद करने का जो मुहूर्त था वो भी 10 नवंबर ही था। और आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले, शिव शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करने वाले सारे नेता मंच पर उपस्थित है। और महाराष्ट्र के हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं अनुरोध करता हूं, उज्ज्वल इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत आज 10 नोव्हेंबरलाच अफजल खानाच्या सेनेला परास्त केलं होतं आणि अफजल खान को परास्त करने का, नेस्तनाबूद करने का जो मुहूर्त था वो भी 10 नवंबर ही था। और आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले, शिव शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करने वाले सारे नेता मंच पर उपस्थित है। और महाराष्ट्र के हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं अनुरोध करता हूं, उज्ज्वल इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत आज 10 नोव्हेंबरलाच अफजल खानाच्या सेनेला परास्त केलं होतं आणि अफजल खान को परास्त करने का, नेस्तनाबूद करने का जो मुहूर्त था वो भी 10 नवंबर ही था। और आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले, शिव शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करने वाले सारे नेता मंच पर उपस्थित है। और महाराष्ट्र के हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं अनुरोध करता हूं, उज्ज्वल इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत आज 10 नोव्हेंबरलाच अफजल खानाच्या सेनेला परास्त केलं होतं आणि अफजल खान को परास्त करने का, नेस्तनाबूद करने का जो मुहूर्त था वो भी 10 नवंबर ही था। और आज उसी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से काम करने वाले, शिव शक्ति के प्रतीक के रूप में काम करने वाले सारे नेता मंच पर उपस्थित है। और महाराष्ट्र के हमारे जनप्रिय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी को मैं अनुरोध करता हूं, उज्ज्वल इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीत आज 10 नोव्हेंबरलाच अफजल खान रोजगाराची निर्मिती ही महाराष्ट्रामध्ये करण्याचं लक्ष्य आम्ही ठेवलंय। आता ज्या गतिशीलतेनं महाराष्ट्रामध्ये औद्योगिकरण होत आहे आणि एफडीआय मध्ये देशाच्या 52% एफडीआय आपल्याकडे आलाय, मला विश्वास आहे की 25 लाख रोजगाराच्या संधी आम्ही तयार करू आणि त्यासोबत 10 लाख विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी विद्यावेतनाच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी नोकऱ्या करण्याकरता किंवा त्यांना रोजगार देण्याकरता अग्रसर असणार आहोत। दुसरं, मागच्या 2.5 वर्षामध्ये आम्ही सरकारी नोकऱ्यांवरचा सगळा निर्बंध हटवून जवळपास 1 लाख पेक्षा जास्त, आम्ही 75,000 घोषणा केली होती, पण 1 लाख पेक्षा जास्त नोकऱ्या या सरकारी क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी दिलेल्या आहेत। आणि यासोबत आमचा प्रयत्न आहे की जो गरीब किंवा मध्यमवर्गीय आहे याला सौर आणि अक्षय ऊर्जेचा वापर करून त्याच्या वीज बिलामध्ये 30% सूट हे आम्ही त्याला देण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। त्यासोबत सरकार स्थापनेच्या 100 दिवसामध्ये विजन महाराष्ट्र 2029 अशा प्रकारचं एक विजन डॉक्युमेंट हे आम्ही तयार करू।
विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आम्ही महाराष्ट्राला पहिल्या क्रमांकावर कसं ठेवायचं हा आमचा प्रयत्न असेल. मेक इन महाराष्ट्राचं जे धोरण आहे ते अधिक प्रभावीपणे राबवून याला मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अशा प्रकारची परिस्थिती आम्ही तयार करू. महाराष्ट्राला फिनटेक आणि AI याचा हब म्हणून आम्ही तयार करू. फिनटेक आणि AI मध्ये सर्वात जास्त पुढच्या काळामध्ये रोजगाराची निर्मिती होणार आहे आणि त्याचं सर्वात मोठं केंद्र हे महाराष्ट्र असेल. यासोबत एरोनॉटिकल आणि स्पेस या क्षेत्रामध्ये उत्पादनाच्या संधी आहेत. त्या संदर्भात आमचं सरकार काम करेल. आम्ही असं ठरवलंय की शेतकरी या ठिकाणी जे काही खत खरेदी करतात त्याच्यावर जो SGST आम्हाला मिळतो तो SGST आम्ही शेतकऱ्यांना परत करणार आहोत. त्यासोबत आम्ही शेतकऱ्यांकरता मोठ्या प्रमाणात जी मूल्य साखळी आहे ती मूल्य साखळी तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न असणार आहे, जेणेकरून शेतमालाला त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात भाव मिळेल. 2027 पर्यंत आता महाराष्ट्रामध्ये 11 लाख लखपती निधी आम्ही तयार केलेले आहेत. 2027 पर्यंत 50 लाख लखपती निधी या महाराष्ट्रामध्ये तयार करण्याचा आमचा संकल्प आहे. अक्षय अन्न योजना ही गरिबांकरता सुरू करण्याचा आमचा संकल्प आहे आणि या ठिकाणी महारथी म्हणजे महाराष्ट्र ॲडव्हान्स रोबोटिक अँड AI ट्रेनिंग हब इनिशिएटिव्ह या नावानं मोठ्या प्रमाणात लॅब्स आम्ही तयार करणार आहोत, ज्यातनं या क्षेत्रातली ट्रेन मॅनपॉवर ही आपल्या कॉलेजेसमध्ये आणि शाळेमध्ये सुरू होईल आणि पुढच्या काळात ती पूर्णपणे तयार असेल. महाराष्ट्रामध्ये कौशल्य जनगणना आम्ही करणार आहोत, स्किल सेन्सस, आणि त्या स्किल सेन्ससच्या आधारावर वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये कुठे इंटरव्हेन्शन करण्याची गरज आहे आणि कशा प्रकारे त्या स्किलचा वापर करण्याची गरज आहे याचा प्रयत्न आम्ही करणार आहोत. यासोबत छत्रपती शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र हे आम्ही तयार करणार आहोत, ज्याच्यामध्ये कोवर्किंग स्पेसेस असतील, इन्क्युबेशनच्या सुविधा असतील, ज्यातनं स्टार्टअप्समध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी असो किंवा स्टार्टअप करणारे जे नवीन नवतरुण असतील या सगळ्यांना एकत्रितपणे शेअर्ड पद्धतीनं सगळ्या प्रकारच्या प्लग अँड प्लेच्या सुविधा आम्ही देऊ. त्यांना इन्व्हेस्टमेंट न करता आपला व्यवसाय हा त्या ठिकाणी सुरू करता येईल. उद्योजकांना देखील नवीन उद्योजक तयार करण्याकरता 15 लाखापर्यंत बिनव्याजी कर्ज हे देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आमचे जे विविध महामंडळ आम्ही तयार केलेले आहेत विविध घटकांकरता त्यांना हे बिनव्याजी कर्ज 15 लाखापर्यंत देण्याचा आमचा निर्णय. यासोबत OBC असतील, EBC असतील, EW असतील, NT असतील, VJNT असतील आणि अर्थातच SC आणि ST असतील, या सगळ्यांना शिक्षण शुल्क आणि परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करायची हा निर्णय देखील या ठिकाणी आम्ही घेतलेला आहे. युवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फिटनेस असला पाहिजे या दृष्टीनं स्वामी विवेकानंद युवा आरोग्य आणि फिटनेस कार्ड हे आम्ही तयार करणार आहोत आणि युवांच्या फिटनेस करता एक मोठी मोहीम हातामध्ये घेऊन क्रीडा क्षेत्रामध्ये आणि फिटनेसच्या क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध करून देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. गडकिल्ल्यांच्या विकासाकरता प्राधिकरण हे तयार करण्याचा आमचा मानस आहे. मागच्या काळात काही गडकिल्ल्यांकरता आपण केला, पण सर्व गडकिल्ल्यांचं संवर्धन करणारं एक प्राधिकरण हे या ठिकाणी आम्ही तयार करणार आहोत आणि ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य देण्याच्या दृष्टीनं एक ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विविध सेवा देणारं धोरण. आज आपल्याकडे आपण अनेक सेवा देतो, पण त्या सगळ्या ज्या सेवा आहेत या सेवांचं एक एकत्रित धोरण हे तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. एकूणच जर आपण विचार केला तर प्रधानमंत्री महोदयांनी आपल्याला जो काही संदेश या ठिकाणी दिलाय की गरीब, शेतकरी, महिला आणि युवा हे जे 4 घटक आहेत जे विकसित भारत तयार करणार आहेत, या 4 घटकांना समोर ठेवून आणि त्यांच्यासोबत सिनियर सिटीजन्सला सोबत ठेवून सर्व जाती धर्माचे लोक हे या ठिकाणी आमच्या योजनांमुळे लाभान्वित होतील अशा प्रकारचं एक संकल्पपत्र तयार केलंय. जे मूळ आमचं डॉक्युमेंट आहे याच्यामध्ये
सगळ्या क्षेत्रांचा रोडमॅप देखील आम्ही दिलेला आहे. त्या त्या क्षेत्रांमध्ये काय होणार आहे हे देखील आम्ही सांगितलेलं आहे. आता मी त्यातले फक्त 25 हायलाइट आपल्याला सांगितलेले आहेत. आपण जर आमचं पूर्ण डॉक्युमेंट वाचलं तर याच्यामध्ये कुठलंही क्षेत्र सुटलेलं नाही. सगळ्या क्षेत्रामध्ये विकसित भारताचा रोडमॅप हा आम्ही मांडलेला आहे. विकसित महाराष्ट्राचा रोडमॅप मांडलेला आहे. आणि आमचा प्रयत्न आहे, जसं आता सुधीर भाऊंनी सांगितलं की या ठिकाणी आम्ही अर्ध्या ट्रिलियनचा मार्क महाराष्ट्राने पार केलाय आणि महाराष्ट्र देशातली पहिली $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी करण्याकरता आम्ही सगळे संकल्पित आहोत. या दृष्टीनं ह्या संकल्पपत्र आम्ही तयार केलंय. हे संकल्पपत्र तयार करण्याकरता सन्माननीय सुधीरभाऊ मुनगंटीवार आणि विनयजी सहस्त्रबुद्धे यांच्यासोबत ज्या टीमने काम केलं त्या टीमचं मी मनापासून आभार मानतो. खूप जवळपास महिने, 1.5 महिने, 2 महिने एक मोठी प्रक्रिया राबवून त्यांनी या ठिकाणी हे संकल्पपत्र केलेलं आहे. आणि 2029च्या निवडणुकीला जेव्हा सामोरे जाऊ त्यावेळी या संकल्पपत्रासोबत एक रिपोर्ट आम्ही देऊ की या संकल्पपत्रात काय सांगितलं होतं आणि आम्ही काय काय पूर्ण केलं, अशा प्रकारचा रिपोर्ट देखील आम्ही आपल्या समोर ठेवू. खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद देवेंद्रजी. आपल्या लक्षात आलं असेल की हा एक प्रकारे समाजाच्या सर्व वर्गांसाठीचा आणि मुख्य म्हणजे अंत्योदयाचा आलेख आहे. या स्वरूपात हे संकल्पपत्र आहे आणि त्याच्या विमोचनासाठी आज आपल्यामध्ये आदरणीय अमितभाई शहा उपस्थित आहेत. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. ती याकरता की अमितभाईंचं आणि महाराष्ट्राचं एक वेगळं नातं आहे. नातं म्हटल्यानंतर आपल्याला असंच वाटेल की ते महाराष्ट्राचे जावई आहेत. ही गोष्ट आपल्याला मी सांगेन, पण केवळ ते कारण नाही. अमित भाई महाराष्ट्र के प्रति जो भाव रखते हैं, संसद के हमारे ग्रंथालय में छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति उनके बारे में जितनी सारी किताबें हैं, उसमें से सबसे अधिक किताबें अगर किस व्यक्ति ने पढ़ी है, किस सांसद ने पढ़ी है जो महाराष्ट्र के बाहर का है, तो उसका नाम है आदरणीय अमित भाई शाह. इसलिए इस शिव परंपरा के जागरण के इस कार्य में आज वो यहाँ पर उपस्थित है. मैं उनका स्वागत करते हुए उनको अनुरोध करता हूं कि वे इस निमित्त हमारा मार्गदर्शन. आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान बावनकुळे जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी पीयूष गोयल जी, राव साहब दानवे पाटिल जी, मुंबई भाजपा के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी, आज जिस संकल्प पत्र पर हम बात करने के लिए एकत्रित आए हैं, ये बनाने की समिति के हमारे अध्यक्ष श्री मुनगंटीवार जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी, विनय सहस्त्रबुद्धे जी और आज यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार बंधु भगिनी, आप सभी का मैं मन से स्वागत करता हूं. आज यहाँ पर अभी जिस संकल्प पत्र का विमोचन हुआ, वो संकल्प पत्र ये महाराष्ट्र की महान भूमिका, सारी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है. महाराष्ट्र एक प्रकार से कई युगों से हर क्षेत्र में देश का नेतृत्व कर रहा है. एक जमाने में जब जरूरत थी तब भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी महाराष्ट्र से हुई. जब जरूरत पड़ी तब गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी शिवाजी महाराज ने यही भूमि से किया. और जब जरूरत पड़ी तब सामाजिक क्रांति की शुरुआत भी यही महाराष्ट्र ने. और ये महाराष्ट्र की पूरी जनता के आकांक्षाओं का प्रतिबिंब आज हमारे इस संकल्प पत्र के अंदर दिखाई पड़ता है. आज यहाँ पर मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं. इस वक्त हमारे
एनडीए की जो सरकार, महायुति की सरकार चल रही है, उसने किसानों का सम्मान करने की बात की है, गरीबों का कल्याण करने को जमीन पर उतारने का काम किया है, महिलाओं का स्वाभिमान बढ़ाने के लिए हम योजनाएं लेके आए हैं और विरासतों का पुनरुत्थान करने का काम भी महायुति सरकार ने किया है। मित्रों, आज मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं अंबेडकर जी की भूमि पर खड़ा हूं, तब अभी अभी कश्मीर में जो चुनाव हुआ, आजादी के बाद पहली बार कश्मीर का चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का शपथ अंबेडकर जी ने बताए हुए संविधान से हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि अंबेडकर जी की वो नहीं हो सकती। धारा 370 हटने के बाद पहली बार कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ लेकर सरकार बनाने का काम हुआ और इसका पूरे देश को आज नाज है। हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से महापुरुषों की परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के संकल्प भी रखे हैं। अराजकता फैलाकर विकास के नाम पर विफल राज देने वालों की विफलताओं से बोध लेते हुए मजबूत, समृद्ध और सुरक्षित महाराष्ट्र कैसे हो, इसका भी इसके अंदर आपको योजना दिखाई पड़ेगी। आज चुनाव में हमारा मुकाबला अघाड़ी से है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लालच में तुष्टीकरण की है, विचारधाराओं का अपमान करने वाली है और महाराष्ट्र की संस्कृति से छल कर केवल सत्ता प्राप्ति के लिए आगे बढ़ने वाली विचारधारा है। मित्रों, मुझे गत चुनाव का परिणाम याद है। आज मैं महाराष्ट्र की जनता के सामने कहने आया हूं कि आप लगातार तीसरी बार महायुति की सरकार को आपका मैंडेट दीजिए। पहली बार 2014 में महाराष्ट्र की जनता ने महायुति को मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति की सरकार बनी। 19 में भी मैंडेट भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए था, मगर जनादेश का द्रोह कर सत्ता की लालच में वो जनादेश को नकारा गया और अंतोतगत्वा जो कृत्रिम होता है, जो बनावटी होता है, वो लंबा टिकता नहीं है। वो सरकार गिरी और फिर से महायुति की सरकार बनी। महायुति एक मुश्त होकर, एकजुट होकर मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धांतों के आधार पर महाराष्ट्र का कल्याण करने के लिए आगे बढ़ रही है और अघाड़ी की सरकार बनाने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उनका चुनाव अभियान भी आंतरिक विरोधाभासों से घिरा हुआ है। मैं आज इस मंच से उद्धव ठाकरे जी को पूछना चाहता हूं, क्या वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इतनी विनती कर सकते हैं कि वीर सावरकर के लिए 2 अच्छे शब्द बोल दे? क्या कांग्रेस का कोई नेता सम्माननीय बाला साहब ठाकरे के सम्मान में 2 वाक्य अच्छे बोल सकता है क्या? ये अंतर विरोध के बीच में अघाड़ी की सरकार बनाने का स्वप्न लेकर जो लोग निकले हैं, उनको महाराष्ट्र की जनता जान ले, ये बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी जब संकल्प लेकर आती है, संकल्प पत्र लेकर आती है, हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर हो और पूरे देश ने दिखा है, चाहे राज्य हो, केंद्र हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, महायुति की सरकार जब जब बनी, हमारे संकल्पों को सिद्धि में परिवर्तित करने का काम हमने प्रयास पूर्वक। कोई नहीं मानता था कि धारा 370 का वादा समाप्त हो जाएगा, इस देश से धारा 370 चली जाएगी, मगर आज धारा 370 को समाप्त करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने किया। कोई नहीं मानता था इस देश में सीएए आएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में यूसीसी की शुरुआत हो सकती है, कोई नहीं मानता था कि इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक समाप्त हो जाएगा, कोई नहीं मानता था इस देश में
राम जन्मभूमि का मंदिर 550 साल के बाद सम्मान के साथ राम जन्म के स्थान पर ही भव्य मंदिर दिखाई पड़े। इसके साथ साथ हमने वादा किया था समृद्ध भारत का। 11वें अर्थतंत्र से हमने 10 साल के अंदर ही देश के अर्थतंत्र को 5वें नंबर पर पहुंचा है और हमारा वादा है कि 27 में हम भारत को 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनाएंगे। इस वादे की ओर हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, गैस, शौचालय, पीने का पानी, मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज ये देने का काम भी हमने किया है। और दूसरी ओर अगाड़ी है, कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है और युति के वादों पर पूरे देश की जनता को भरोसा है, भारत की जनता को भी भरोसा है। और इंतहा तो तब होती है कि जिस संविधान की प्रति को लेकर राहुल जी संसद में संसद सदस्य की शपथ लिए, जिस संविधान को लहराकर बाबा साहब आंबेडकर के संकल्पों की याद दिलाई, जब किसी प्रेस के मित्र ने वो संविधान की प्रति को खोल कर देखा तो पूरा कोरा था, एक अक्षर भी नहीं। इससे बड़ा अपमान भारत के संविधान का भारत की 76 साल की आजादी में कभी नहीं। न केवल ये भारत के संविधान की अपमान है, भारत की संविधान सभा और बाबा साहेब आंबेडकर का भी अपमान करने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। और अभी अभी मैंने अखबारों में देखा, दस्तावेज भी देखा है, उलेमाओं की कॉन्फ्रेंस ने, उलेमाओं की एक संस्था ने मांग की कि माइनॉरिटी को आरक्षण दिया जाए और कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले जी ने इस मांग को स्वीकार करने का पत्र एक्नॉलेजमेंट एक दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस पार्टी के ये मंसूबे के साथ आप सहमत हैं क्या? एसटी, एससी, ओबीसी, दलितों का, आदिवासियों का और पिछड़ों का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को देने के पक्ष में महाराष्ट्र की जनता है क्या? हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं। हमारे संविधान में किसी भी प्रकार का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो। और ये कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले ही वादा कर दिया है। मैं महाराष्ट्र की जनता को आगाह करना चाहता हूं कि आपको इस बात को संज्ञान में रखना चाहिए। मैं आज उद्धव ठाकरे को भी कुछ याद कराने आया हूं। उद्धव जी, आप कहां बैठिएगा इसका फैसला आपको ही करना है, हम नहीं कर सकते। आपको ही करना चाहिए, आपने ही करा है, मगर कहां बैठे हो वो जगह मैं जरूर याद कराना चाहता हूं। आप 370 हटाने के विरोध करने वालों के साथ बैठे, आप राम जन्मभूमि के निर्माण का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, आप सावरकर जी के लिए अपशब्द कहने वालों के साथ बैठे हो, आप संभाजी नगर नाम का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, सीएए और यूसीसी लाने का विरोध करने वालों के साथ बैठे हो, और आप वक्फ बोर्ड के अंदर आने वाले सुधारों के बिल का विरोध करने वालों के साथ। मित्रों, मैं आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को बताना चाहता हूं, मोदी जी सुधार का एक बिल लेकर संसद में आए हैं और अभी अभी जो वक्फ बोर्ड का कानून जो कांग्रेस के राज में 2013 में अमेंड हुआ, इसका परिणाम दिखे। कर्नाटक के गांव वक्फ के कानून के तहत वक्फ की संपत्ति घोषित कर,
किसानों की भूमि, लोगों के घर, यहाँ तक कि मंदिर भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिए गए। और उस कानून को उचित बदलाव के लिए जब हम लेकर आए हैं तो उसका भी ये अघाड़ी के लोग विरोध कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की जनता को ये कहना चाहता हूं कि वक्फ के कानून के बदलाव का विरोध का मतलब है कि आने वाले दिनों में यहां पर भी वक्फ बोर्ड आपकी संपत्तियों को इसी प्रकार से घोषित कर सकता है। मित्रों, देवेंद्र जी ने संकल्प पत्र की प्रमुख बातें बताई हैं, परंतु मैं इतना बताना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार ने करीब करीब 10 साल के अंदर महाराष्ट्र के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। आज मैं इस मंच से शरद पवार जी को पूछना चाहता हूं, 10 साल तक आप यूपीए की सरकार में मंत्री थे, 2004 से 14 महाराष्ट्र के विकास के लिए क्या किया वो महाराष्ट्र की जनता को आपको बताना चाहिए। 10 साल में यूपीए की सरकार ने, एक प्रकार से अघाड़ी की सरकार ने महाराष्ट्र को सिर्फ 1,91,384 करोड़ और नरेंद्र मोदी सरकार ने 14 से 24 तक 10,15,890 करोड़ रुपया दिया। एक और करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपया और मोदी जी ने 10 लाख करोड़ रुपया दिया। मैं अघाड़ी के मित्रों को पूछना चाहता हूं, आपका हिसाब आप महाराष्ट्र की जनता के सामने रखेंगे क्या? 10 साल तक महाराष्ट्र को कितना अन्याय हुआ, जबकि उस वक्त भी ऊपर और नीचे दोनों जगह आपकी सरकार थी। और 10 साल में हमने 10 लाख करोड़ रुपया दिया जब दोनों जगह एनडीए की सरकार थी। ये अंतर है महायुति और अघाड़ी के बीच में। हमने सिंचाई नेटवर्क को नीलवड़े बांध, गोसीखुर्द, टेम्बू और जलयुक्त शिवार जो देवेंद्र जी जब मुख्यमंत्री थे तब योजना लाए थे, इससे महाराष्ट्र की भूमि को सिंचन क्षेत्र के अंदर 30% की बढ़ोतरी करने का काम हमारी यूपी सरकार ने किया। नदियों को जोड़ने के हेतु नारपार, दमनगंगा, गोदावरी और वैतरणा का विकास करने का काम भी हमने किया। 11 वंदे भारत ट्रेन चालू हो गई, 128 रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन हो रहा है। मुंबई, पुणे और नागपुर में मेट्रो का विस्तार हुआ। शिरडी और सिंगदुर्ग में नए हवाई अड्डे और टर्मिनल बने। 13,000 करोड़ से मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली से सीलिंग जोड़ने वाले मुंबई कोस्टल रोड का निर्माण पूरा हुआ। वासी पुल का विस्तारीकरण हुआ। मेट्रो फेज 1 का निर्माण समाप्त हुआ। अटल सेतु ट्रांस हार्बर लिंक का निर्माण हुआ और 76,000 करोड़ से वाधवान बंदरगाह का निर्माण का सैद्धांतिक निर्णय दिया गया, जो एशिया का सबसे बड़ा बंदरगाह होगा और सबसे ज्यादा कंटेनर उतारने की और चढ़ाने की आवागमन की क्षमता इसकी होगी। और बैनगंगा नलगंगा इंटरलिंक परियोजना, घोसी खुर्द परियोजना जो लगभग 63 टीएमसी पानी को मोड़कर विदर्भ में नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल, अकोला और बुलढाणा जिले के 3,71,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का काम करेगी। इससे विदर्भ की प्यासी धरती को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और ये 85,000 करोड़ की योजना अगले 10 साल में हम इसको पूरी करेंगे। 2200 करोड़ से खड़कवासला बांध से फुरसुंगी तक 34 किलोमीटर सुरंग बनाकर हमने एक बड़ा साहस करने का निर्णय किया है। 24 में सोलापुर हवाई अड्डे का उद्घाटन हुआ। पुणे और कोल्हापुर में नए टर्मिनल बने और पालघर जिले में बहुउद्देशीय बंदरगाह बनाने का भी हमने निर्णय किया। 13,000 करोड़ के निवेश से 250 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाले 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट शुरू हमने किए और सिरवाटा पुणे 1800 मेगावाट और भीवपुरी रायगढ़ में 1000 मेगावाट की योजनाओं को भी हम लेकर आए। इसके अलावे आज एक प्रचार हो रहा है
कि महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। मैं अघाड़ी के मित्रों को याद कराना चाहता हूं, जब अघाड़ी की सरकार कुछ समय के लिए चली तब महाराष्ट्र इन्वेस्टमेंट में फिसल रहा था। महाराष्ट्र एफडीआई इन्वेस्टमेंट में चौथे नंबर तक फिसल गया था। हमारी सरकार बनने के बाद, एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी और अजित दादा की सरकार बनने के बाद दोनों वर्ष में हाईएस्ट एफडीआई अगर कोई एक राज्य के अंदर आया है तो वो महाराष्ट्र में आया है। वो आपको याद होना चाहिए। शरद पवार जी जिस प्रकार के वादे करते हैं और जिस प्रकार के मुद्दे खड़े करते हैं, इसका सच्चाई से किलोमीटरों तक कोई संबंध नहीं होता। झूठे आरोप कर कर, एक विमर्श खड़ा कर कर, एक नकली जनादेश लेने का आपका जो आदत है वो इस बार सफल नहीं होने वाला है। इस बार महाराष्ट्र की जनता महायुति के पक्ष में खड़ी है। मित्रों, संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। वीज बिल में 30% कपात सौर ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा पर से भर दिया जाएगा और 2028 तक महाराष्ट्र की इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था करने का लक्ष्य हमारी यूटी सरकार ने रखा है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं महाराष्ट्र की जनता को कि $5 ट्रिलियन का जो मोदी जी ने लक्ष्य रखा है, इसकी पूर्ति महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी के लक्ष्य से होने वाले। मेक इन महाराष्ट्र नीति के तहत भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य के रूप में महाराष्ट्र को हम प्रस्तापित करेंगे। देश का पहला समर्पित एआई विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की जाएगी। नागपुर, पुणे, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नासिक को आधुनिक एरोनॉटिकल और स्पेस उत्पादन के केंद्र बनाए जाएंगे और किसानों की आय बढ़ाने के लिए ढेर सारे उपाय भी हम लेकर आए हैं, जिसमें उर्वरकों पर एसजीएसटी में से छूट और जो एसजीएसटी है वो सब्सिडी के रूप में वापस दिया जाएगा। सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 6,000 का एमएसपी हम सुनिश्चित करेंगे और सोयाबीन प्रोसेसिंग के लिए समर्पित मूल्य श्रृंखला सोयाबीन उत्पादित करने वाले क्षेत्रों के अंदर स्थापित की जाएगी। मोदी जी ने लखपति दीदी का कंसेप्ट रखा है, उसको आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार 50 लाख लखपति दीदियां सिर्फ महाराष्ट्र में खड़ी करेगी। इसके लिए 500 स्वयं सहायता समूहों को और कई औद्योगिक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड दिया जाएगा। अक्षय अन्न योजना के तहत प्रति माह मुफ्त राशन में चावल, ज्वार, मूंगफली, तेल, नमक, हल्दी, सरसों, जीरा और मसाले, इस सबको समाहित किया जाएगा और कौशल जनगणना का देश में सबसे पहला प्रयोग हम महाराष्ट्र में करेंगे। स्किल की जनगणना कर कर जिस युवाओं के अंदर स्किल है, टैलेंट है, उनको उचित जगह पे उनको प्लेसमेंट कराने के लिए एक नई मशीनरी हम खड़े करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज आकांक्षा केंद्र, जिससे 10 लाख नए उद्यमियों का निर्माण होगा
अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्ग के उद्यमियों के व्यवसाय के लिए 15 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण और इसकी गारंटी भी महाराष्ट्र सरकार लेगी। और ओबीसी, एससी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, एनटी और वीजेएनटी के पात्र विद्यार्थियों को शिक्षा शुल्क और परीक्षा शुल्क से पूर्णतया मुक्ति दे दी जाएगी। महाराष्ट्र में कई प्राचीन और ऐतिहासिक किले हैं जो राज्य के गौरव के प्रतीक है, एक महान संघर्ष के प्रतीक है, और एक किला विकास प्राधिकरण बनाकर हम इसके संरक्षण और संवर्धन की भी नीति लेकर आएंगे। और वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्राथमिकता नीति अपनाई जाएगी जिसमें आधार सक्षम सेवा वितरण को लागू किया जाएगा। जबरन और धोखाधड़ी से और लोभ से धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून लाया जाएगा और कृषि और मानव बस्ती के क्षेत्रों में पशुओं से क्रॉप का जो हानि होता है उसको रोकने के लिए एआई, ड्रोन और रेडियो कॉलर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा। भाई और बहनों, इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव लेकर प्राप्त किया है, सुझाव प्राप्त कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। और मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र में जब जब युति की सरकार आती है, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनती है, महाराष्ट्र आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। और जब जब अघाड़ी की सरकार आती है तब तब महाराष्ट्र में केवल और केवल राजनीति होती है। महाराष्ट्र के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र को राष्ट्र का, देश का प्रमुख राज्य बनाने के लिए और हर क्षेत्र में देश में महाराष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने के लिए मैं अपील करने आया हूं महाराष्ट्र की जनता को कि आप मोदी जी के नेतृत्व में महायुति का साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी अजीत दादा को आपका समर्थन दीजिए। कमल फूल, धनुष बाण और घड़ी पर अपना कीमती वोट देकर महाराष्ट्र के विकास में आप सहभागी बनिए। यही मेरी महाराष्ट्र की जनता से प्रार्थना है। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद आदरणीय अमित शहाजी। त्यांनी आणि देवेंद्रजींनी अनेक गोष्टी आपल्यासमोर आणल्या आहेत, पण भारतीय जनता पार्टी ॲस्पिरेशनल युवांकरता जी कामं करते त्याच्यामध्ये एक महत्वाची नोंद या जाहीरनाम्यात आहे। स्पर्धा परीक्षेत लेखी परीक्षा पास झालेल्या परंतु निवड न होऊ शकलेल्या परीक्षार्थींना त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग होऊ शकेल अशी एक पर्यायी प्लेसमेंट योजना आम्ही राबवणार आहोत। मला असं वाटतं की महाराष्ट्रातल्या सर्व युवकांना ही एक आनंददायी घोषणा वाटेल। यानंतर आपण आभार प्रदर्शन आणि त्यानंतर प्रश्नोत्तरांकडे जाणार आहोत। तत्पूर्वी मी केवळ एकच म्हणेन की भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मन्सची भाषा वापरते। आमचे कोणतेही विरोधक आमच्या कामगिरीकडे बघा आणि मत द्या असं सांगण्याची हिंमत देखील दाखवू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे। मी या कार्यक्रमाचे होस्ट आशिष शेलार यांना विनंती करतो की त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं आणि नंतर जी प्रश्नोत्तर होतील त्याचं संचालन करावं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसी के साथ साथ संकल्प पत्र विमोचन समारोह के लिए उपस्थित भारत के सम्माननीय गृह मंत्री, हमारे माजी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और ऋण व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आकर आपने हम सबको संबोधित भी किया और पूरे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टी और महायुति के संकल्प पत्र के बारे में सबको जानकारी भी दी। उसी के साथ मंच पर सभी हमारे सम्मानीय नेतागण जिन्होंने इसके लिए अपना समय भी दिया और इस डॉक्यूमेंट को एक विजन डॉक्यूमेंट के तहत हम सबके सामने रखा, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। उस समिति का भी धन्यवाद देता हूँ। और चंद प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर लेंगे।
कोई भी हाथ ऊपर उठाकर जिसको मैं कहता हूं उसी के साथ एक एक प्रश्न पूछ सकता है। आप खड़े हो जाइए। देखिए, आरक्षण चला जाएगा ये मुद्दा अब देश की जनता समझ चुकी है कि ये देश की जनता को गुमराह करने का मुद्दा था। सरकार बन चुकी है, एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है। हमने आरक्षण को ताकत देने का काम किया है। कभी भी कांग्रेस की सरकार थी तब केंद्र की सारी परीक्षा व्यवस्थाओं में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। ओबीसी को आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और संविधान की जहां तक बात है, ये बिना छपे का नकली संविधान राहुल गांधी का जो पकड़ा गया, उसके बाद में वो स्वयं एक प्रकार से जनता में हंसी के पात्र बन चुके हैं। आप उसके बाद आप पहले आपकी इंफॉर्मेशन को मैं थोड़ा करेक्ट कर लूं। देश में कानून नहीं है, हर राज्यों ने बनाया है और ये कानून के मसौदे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी एक आंतरिक कमेटी भी बनाएगी और महायुति की सरकार बनने के बाद सरकार भी एक कमेटी बनाकर सभी स्टेक होल्डर से चर्चा कर पर कठोर से कठोर कानून, जिसके कारण धर्मांतरण शून्य हो जाए, इस प्रकार का कानून लेकर हम आएंगे। देखिए, पहले तो मैंने नहीं कहा कि वो अमल नहीं कर रहे हैं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि बड़ा कठिन होता है ऐसे वादे देते हुए तब। और मैं पूरी महाराष्ट्र की जनता को दो करबद्ध विनंती करना चाहता हूं। महाराष्ट्र के लोग हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र के लोग कर्नाटक में भी है और महाराष्ट्र के लोग तेलंगाना में भी है। जरा फोन कर पूछ लीजिए कि किस प्रकार की अव्यवस्था वहां पर बनी हुई है और वादों का क्रियान्वयन कितना हुआ है। और जहां तक लाडली बहन योजना पर अघाड़ी का रिएक्शन का सवाल है, वो स्वाभाविक है क्योंकि उनको समझ में आता है कि लाडली बहन योजना महाराष्ट्र की माताओं बहनों की लाडली बन गई है, वो उनको सत्ता में आने से रोक रही है, इसलिए वो इसका विरोध करे। राजनीति से प्रेरित है और एक प्रकार से अंतर विरोध भी दिखाई पड़ता है। वो खुद भी वादा कर रहे हैं और लाडली बहन योजना का विरोध भी कर रहे हैं। पीछे कभी भी हमारे किसी सहयोगी संगठन ने और विशेषकर आरएसएस ने इस प्रकार के फतवे जारी नहीं किए। चुनाव के अंदर मतदाता का संपर्क और अपने मन के हिसाब से मतदाताओं को समझाने का प्रयास, ये लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु धर्म के आधार पर इस प्रकार की लामबंदी कर फतवे जारी करना
अगर उसको अघाड़ी वाले उचित समझते हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र की जनता को कहना चाहिए कि इस प्रकार के फतवों का हम समर्थन करते हैं। इधर एक मिनट एक एक करेंगे। देखिए, सबसे पहले आपने जो पूछा मुख्यमंत्री का सवाल, इसका मैं जवाब दे दूं, क्योंकि काफी लोगों के हाथ जो खड़े हुए हैं उसके बाद खड़े नहीं होंगे। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। तो पीछे बैठिए। चुनाव के बाद जब भारतीय जनता पार्टी साथी दलों से बात करेगी, उस वक्त जरूरत पड़ी तो हम जरूर बताएंगे कौन प्रिय व्यक्ति। मृणाल जी वैभव पर बाद में देखिए, एक बहुत बड़ी लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस एनसीपी की सरकार रही है। जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तब जलयुक्त शिवार के माध्यम से इन्होंने इसका सच्चा उपाय ढूंढने का प्रयास किया और अभी एकनाथ जी, देवेंद्र जी और अजीत दादा ने कई सारी इरिगेशन की योजनाओं को आगे बढ़ाकर सिंचाई को बढ़ोतरी देने का काम किया है। और मोदी जी ने बहुत मनपूर्वक एमएसपी की योजना जो कांग्रेस के शासन के अंदर सिर्फ कागज पर थी, इसको जमीन पर उतारने का काम किया है। मैं आप सभी को अपील करना चाहता हूं, सभी पत्रकार बंधुओं को, कि कांग्रेस की यहां पर सरकार थी तब एमएसपी पर कितना गेहूं, कितना धान, कितना सोयाबीन और कितना कपास खरीदा जाता था और अब कितना खरीदा गया है, इसकी तुलना आप डाउनलोड कर जनता के सामने रखिए। हमने कई गुना ज्यादा खरीदी एमएसपी पर करी है और फिर भी हमारे घोषणा पत्र में किसानों की जो तकलीफें हैं, इसके लिए भी हमने ढेर सारी योजनाओं को लेकर आए हैं। मुझे लगता है अगले 5 साल युति सरकार चलने के बाद हम इसका पूर्ण समाधान की दिशा में जा पाएंगे। वैभव कोई सवाल ही नहीं है, पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और युति की सरकार बनती है, किंतु परंतु नहीं है। बैठ जाओ भैया। अब चश्मा कहां से खरीदते हो मुझे बताना जरा। भारतीय जनता पार्टी की कभी भी नीति किसी व्यक्ति को लक्ष्य बनाने की नहीं है। हम व्यक्तियों को लक्ष्य बनाकर व्यक्तियों का विरोध कर राजनीति नहीं करते हैं। हम नीतियों का विरोध करते हैं, हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, हम अकर्मण्यता का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी व्यक्ति का विरोध कर कभी राजनीति नहीं करती। इसमें किसी को बख्शने का सवाल नहीं है, ये हमारा नीतिगत फैसला है। पीछे
देखिए, जो जो कानून हम लाने वाले हैं हमने संकल्प पत्र में रख लिया है। आगे पर भी अगर किसी भी प्रकार की जरूरत खड़ी हुई तो जरूर उस पर विचार करें। पीछे देखिए, एक बात सुनिश्चित है, कांग्रेस पार्टी अलग अलग प्रकार से जातियों के सवाल उठाकर समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। सम्मानीय मोदी जी ने भी बहुत अच्छे तरीके से महाराष्ट्र की जनता के सामने ये बात रखी है कि अगर आदिवासी एक वर्ग है तो एक बड़ी ताकत खड़ी हुई है और डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा है। अगर आदिवासी जातियों में बंटते हैं तो ये ताकत क्षीण होती है। ओबीसी वर्ग के नाते बहुत मजबूत होता है, अगर ओबीसी जातियों में बंटता है तो निर्बलता आती है। और जहां तक काटने का सवाल है, पूरे देश को मालूम है सबसे ज्यादा दंगे किसके शासन में हुए हैं? अघाड़ी के शासन में हुए, कांग्रेस के शासन में। यहाँ बेन न उनकी सरकार आनी है न बंद होना है। क्लारा लुइस 3 प्रयास उन्होंने कर लिए, हर बार संघ और मजबूत होकर बाहर आए। क्लारा टाइम्स ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा फैमिली लेगेसी वाले प्रत्याशी अगर कहीं है तो अघाड़ी में है। यहां पर जो वातावरण बना है सालों की राजनीति के बाद, इसको मिनिमाइज करने का हमने प्रयास किया है और हमारे सारे नेता वो नीचे से काम करते करते ऊपर आए हैं और हम मानते हैं कि इस देश में परिवारवादी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रौनक 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 भाई एक बात मुझे समझाओ, अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आता? जब शरद पवार जी की सरकार थी यहां पर, मतलब यूपी की सरकार थी, तब एफडीआई नीचे जा रहा था। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र जी और अजीत जी की सरकार बनी तो एफडीआई ऊपर गया है। वही बताता है कि यूपी सरकार में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। आगे कांग्रेस हमेशा हर राज्य में प्रयास करती है और हर राज्य में देश की जनता ने उनको विफल किया है। मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र की जनता भी इसको विफल करेगी। पीछे 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 एक मिनट ये नहीं अतुल, तुम डरे हो अभी क्या? अरे यार, क्या ऐसी बातों में आते हो? बैठो। ये नहीं ये नहीं ये नहीं देखिए, कांग्रेस की जातिवादी राजनीति
देश में समाज का बंटवारा करने का काम करी है, इसके खिलाफ प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र की जनता को आगाह कर रहे हैं, जो हर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता का दायित्व है। या दाहिनी ओर। नहीं, मगर कौन सा वादा झूठा है वो तो बताएं। हमने वादा किया था राम जन्मभूमि बनाने का, हमने बना दिया। 370 का कर दिया, यूसीसी का हमने कर दिया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने का हमने कर दिया, गरीब कल्याण का 60 करोड़ गरीबों का कल्याण करने के लिए ढेर सारी चीजें की मैंने अभी बताई हैं। हमने वादा किया था देश को सुरक्षित करेंगे, नक्सलवाद और आतंकवाद से देश को मुक्त कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जरा राहुल गांधी बताए कौन से वादे झूठे हैं। और हमारा स्टॉक टेकिंग करने की जगह इनकी 3 सरकारों का स्टॉक टेकिंग करें तो उनको मालूम पड़ेगा कि ये फटाफट खटाखट जो कहते हैं वो क्या हो रहा है वहां पर। राइट साइड। देवेंद्र जी ने बताया कि पहले 10 मुद्दे महायुति ने घोषित किए हैं और तीनों पार्टियों का अलग अलग संकल्प पत्र है। युति की सरकार बनने के बाद तीनों पार्टियों के मंत्रियों की एक कमेटी बनेगी जो तीनों पार्टियों के संकल्प पत्र को विचार कर कर इसकी प्रायोरिटी तय करेगी और 100% इंप्लीमेंटेशन। ये दो भैया अब सुनो 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 सुनो, सिनेरियो बदल गया। अब पवार साहब ने किया है या नहीं किया है वो करे, वहां से भागने का क्या रास्ता ढूंढा है। बैठ जाओ, हो गया, आज गया मैसेज। अब चलो पीछे बहन, पीछे पीछे खड़े हो जाइए। अरे देखिए, जिस तरह से पहले 2.5 साल उद्धव जी के नेतृत्व में सरकार चली, एक खासा गड्ढा यहां पर खड़ा किया था। वो गड्ढे में से बाहर निकलने के लिए एक सपोर्ट देने की जरूरत थी और लाडली बहन योजना ये हमारे बजट का बहुत एक प्रकार से विवेकपूर्ण उपयोग है। डेवलपमेंट के काम, विकास के काम, इरिगेशन के काम, बिजली पहुंचाने के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, शिक्षा के काम, ये सब छोड़कर जब चुनावी वादे किए जाते हैं तब विपरीत परिणाम राज्य पर आता है। मगर राज्य के बजट में से एक विवेकपूर्ण हिस्सा जब जन कल्याण के लिए, गरीब कल्याण के लिए लगाते हैं तो इससे राज्य के भविष्य पर कोई असर नहीं होती, उल्टा फायदा होता है। क्योंकि अंततोगत्वा व्यक्ति मिलकर ही तो राज्य बनता है। तुषार और बाद में सागर। इसमें होम मिनिस्ट्री को जाने की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र की जनता स्वयं जाकर ढूंढ लेगी। सागर सागर। देखिए, शरद पवार जी अगर सुप्रिया सुले जी की जगह अजित पवार का नेता के रूप में सिलेक्शन करती तो टूटती क्या पार्टी?
और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ जी को प्रायोरिटी देते तो टूटती की। ये अपने परिवार को प्रायोरिटी देने के चक्कर में इन्होंने खुद अपनी पार्टियां तोड़ी है और हम पर आरोप लगा रहे हैं। उनको पार्टी में सभी को मौका देने की एक नीति कभी ना कभी बनानी पड़ेगी, वरना ये पार्टियां और टूटती जाएगी उनकी। आखिरी आखिरी नहीं, इश्यू इसका इमीडिएट सॉल्यूशन हम बिल में लेकर आए ही है। ये बिल को संसद में पारित करना वही सॉल्यूशन है और ये सरदर्द नहीं है। जिनकी बघाड़े पसीने की कमाई है उनकी संपत्ति को वक्फ बोर्ड किसी भी सुनवाई के बगैर वक्फ के नाम पर करेगी और इससे ज्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती। तो इसका सॉल्यूशन ये नए बिल के अंदर है जो संसद के सत्र में पारित होगा। आखिरी सवाल। चलिए, धन्यवाद भैया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार। कार्यक्रम समाप्त।